छुपा कर खाने वाला मायका वर्सेस दिखा कर खिलाने वाला ससुराल। मैंने घर का सारा काम कर दिया है, अब मुझे बहुत ही जोरों से सर्दी लग रही है, कुछ देर को कंबल में बैठकर आराम कर लेती हूँ। रानी ऐसे बोलकर अपने कमरे की तरफ को जा रही होती है कि तभी उसे बाहर से अपना भाई आता हुआ दिखाई दिया। अरे विराट भाई आ रहे, ये कुछ हाथ में सामान लेकर आ रहे हैं। मैं क्या करूं, जाकर ले लेती हूँ, नहीं तो फिर से गुस्सा करेंगे कि देख लिया लेकिन सामान पकड़ने को आई भी नहीं। भैया आप क्या लेकर आए हो, लाओ मुझे दो, मैं रखती हूँ। ये ले। ये सब क्या है, इसमें आलू है, मटर है। ओए इनमें मत झांक, तुझे क्या खोजना है इनके अंदर जो तू ऐसे झांक रही है, बोल। क्या कहा भैया आपने? ठीक है मैं नहीं झांकती। तेरे लिए यही सही है। माँ कहाँ हो, आकर ये सामान लो। हाँ बोल विराट, क्या है तुझे, ला इधर को दे सामान। ये लो माँ। रानी ने अपनी माँ को अपने भाई का लाया हुआ सामान दे दिया, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसका भाई आखिर ऐसा क्या करके लेकर आया जो कि वो अपनी बहन को नहीं दिखाना चाहता था। ऐसा क्या लेकर आ गए हैं भैया जो उन्होंने मुझे पन्नी भी नहीं खोलने दी, देखती हूँ। रानी ने जाकर देखा तो उसकी माँ विराट के लाए हुए सामान को रसोई में सेट कर रही थी। माँ ये क्या कंजूसी सी कर रही हैं? और क्या करेंगी, मुझसे ही कुछ छिपा रही होंगी जरूर, वैसे भी मैं तो इनके लिए फालतू ही हूँ ना। रानी ऐसे ही अपनी माँ को देखने लगी, वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ रसोई में लगी पड़ी हुई थी। ये आलू प्याज टमाटर तो मैं उस काम चोर से रखवा दूंगी, लेकिन ये ड्राई फ्रूट्स मैं ही रख देती हूँ। कहाँ छिपाऊं? अरे हाँ, यहाँ ड्रॉर के पीछे रख देती हूँ। हेमा ने ड्राई फ्रूट्स की पन्नी को लिया और उसने उन्हें एक बड़े से डिब्बे में भरकर काफी सारे डिब्बों को पीछे छुपा दिया। ऐसे उसने एक पन्नी से पनीर निकाला और उसको एक बाउल में करके उसने फ्रिज में सबसे पीछे रख दिया और अंत में उसने नॉनवेज निकाला। सब सेट कर दिया है, अब इस चिकन का क्या करूं, कहाँ रखूं मैं इसको, कहीं वो फालतू की ना देख ले। हेमा की बात को सुनकर रानी को काफी दुख हुआ, लेकिन वो कुछ बोली नहीं और बस अपनी माँ को शांति से ही देखने लगी। हेमा ने किचन की पन्नी को उठाया और उसे नीचे रखे हुए बड़े बड़े भगोने के अंदर छिपाकर रख दिया। अरे वाह, मुझे तो कोई समझदार होने का खिताब दे दे, सच में मैं कितनी स्मार्ट हूँ। अब यहाँ मेरी फालतू की बेटी तो क्या, सारे शहर को भी पता नहीं चलेगा कि ये नॉन वेज मैंने यहाँ रखा है। सच में मेरा तो कोई जवाब ही नहीं। अब ये नॉन वेज मैं रात को अपने बेटे को तल कर खिलाऊंगी, इसी से तो उसके अंदर को ताकत आएगी। हेमा ऐसे ही बोलकर वहां से चली गई और रानी को उसकी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। माँ ने ये सब मेरी वजह से कहाँ कहाँ को छिपाया है, जैसे कि ना जाने मैं क्या कर दूंगी। मेरी माँ मुझसे इतनी खफा क्यों रहती है, क्या गलती है मेरी? रानी बेचारी ऐसे ही खुद से ही बात करके उदास हो रही थी। रानी हेमा की बेटी थी। हेमा एक नॉर्मल मिडिल क्लास औरत थी जिसके घर में उसके परिवार के साथ साथ उसकी जेठानी का भी परिवार रहता था। रानी घर की इकलौती बेटी थी, लेकिन उसे घर में लाड़ प्यार से नहीं बल्कि फालतू समझकर रखा जाता था। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन रानी ने अपनी माँ को अपनी आंखों से खुद के सामने सामान छिपाते हुए देखा था। अभी रानी देख ही रही थी कि तभी विराट बेटा यहाँ आ। हाँ आ गया, बताओ माँ। देख विराट, तू जो आज सामान लेकर आया है ना, मैंने उसमें से ड्राई फ्रूट्स यहाँ, पनीर यहाँ और चिकन को यहाँ नीचे के भगोने में रख दिया है। जब तेरा खाने का मन हो तो बता देना। ठीक है माँ, मैं आपसे कह दूंगा। किसी ने देखा तो नहीं है ना माँ आपको ये सामान छिपाते हुए? नहीं, किसी ने नहीं देखा है, और अगर कोई देख भी लेगा तो क्या ही हो जाएगा। हमें तो बस ये सब रानी से छिपा कर रखना है ना। बाकी तो तू है, रोहित है, तो तुम बच्चों के लिए तो मंगवाया ही है मैंने ये सामान। हेमा की बात को सुनकर रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसे आखिर समझ नहीं आ रहा था कि उससे सब कुछ छिपाया क्यों जा रहा था, लेकिन फिर रानी ने खुद को समझा दिया और वो खुद को संभालते हुए अपने कमरे में आ गई। ऐसे ही घर का सिलसिला जारी था और आज के दिन सभी लोग रानी को छोड़कर अपने हॉल में बैठे हुए थे। माँ बाबा, आप सभी ने मन बनाया है कि नहीं? हम कब से प्लानिंग कर रहे हैं, आज फाइनली मौका मिला है, हमें छुट्टी मिली हुई है, तो आप लोग कहीं चल रहे हैं कि नहीं? बेटा हमारे जाने की क्या है, मसला हमारा नहीं है, हम तो बस मन बनाएंगे और निकल जाएंगे। मसला तो तेरी चाची का है कि ये अपनी बेटी को कहाँ छोड़ेगी, उसे घर में कैसे रोकेगी। बताओ देवरानी जी, हेमा बहन बता कि क्या करना है, आज हम घूमने जाएंगे या नहीं? हाँ हम जाएंगे और जरूर जाएंगे, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि रानी को घर में क्या कहकर रुकाऊंगी। अरे अगर चलना ही है तो एक है इंसान को छोड़ने के लिए तुम इतनी टेंशन ले रहे हो। घर से बोलकर निकलना है कि हम किसी मरीज की तबीयत पूछने जा रहे हैं। जब हम ये कहकर जाएंगे तो वो खुद जाने के लिए खुद से बोलेगी ही नहीं, क्यों है ना?
ये तो आपने एकदम सही कहा जी। ठीक है, तो हम जल्दी से चलकर बढ़िया बढ़िया खाना बना लेते हैं और सुबह 8 बजे तक हम मजे करने को निकल जाएंगे। पूरा परिवार रानी को छोड़कर खुद घूमने जाने की बात कर रहा था। उन्होंने पूरा प्लान बना लिया था कि वो लोग कहाँ जाएंगे और कैसे वो रानी को घर में छोड़ेंगे। हेमा और गंगा दोनों देवरानी जेठानी मिलकर खाना बनाने लगी। दीदी, ये चिकन को मैं फ्राई कर लूं क्या? इतने में आप एक काम करो, आप बिरयानी बना देना, क्यों? ठीक है ना? हाँ ठीक है, लेकिन मैं दरवाजा बंद कर लेती हूँ। ये फ्राई हुए चिकन की खुशबू बाहर नहीं जानी चाहिए बस। गंगा की बात को सुनकर हेमा ने भी गर्दन हिला दी और चोरी छिपे उसने अपने कामों को निपटाया। कुछ ही देर के बाद खाना बन गया और रानी भी उठकर आ गई थी। क्या बात है, आप लोग सभी आज इतनी सुबह से क्यों जगे हुए हैं? वो रानी, हम लोग ना किसी की खैरियत को जा रहे हैं। तेरे ताया जी के एक मिलने वाले और तेरे बाबा से भी उनकी अच्छी बोल चाल है, तो उनकी ना अचानक से तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए हम उनसे मिलने जा रहे हैं। हाँ, और तू ना घर का अच्छे से ख्याल रखना, जब तक मैं आऊँ तू यहीं होनी चाहिए और सभी काम भी हो जाए। चलिए जी, चलते हैं। हेमा की बात को सुनकर सभी लोग निकल गए। रानी को अपने परिवार पर विश्वास था कि वो उससे झूठ नहीं बोलेंगे। वो भी घर के कामों में ही लग गई और वो तो घर में ही आसानी से रुक गई। वाह महेश जी, मान लिया, आपका भी दिमाग तेज है। चलो अब चलते हैं उस नए पार्क में पिकनिक मनाने को, जो कि यहीं पास के शहर में ही है। हेमा की बात को सुनकर रोहित ने और भी तेज स्पीड में गाड़ी को दौड़ाया और अचानक से बाबा के किस मिलने वाले की तबीयत खराब हो गई? कहीं वो किशोर अंकल तो नहीं है? नहीं नहीं, वो नहीं होंगे। वो तो यहीं पास में ही रहते। अगर वो होते तो पहले ही पता चल जाता और सभी अब सुबह होने का इंतजार ना करते। वो नहीं होंगे, कोई और होगा। चलो जो भी हो, भगवान करे वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। बस मैं माँ के आने तक घर के काम निपटा देती हूँ। रानी ऐसे ही बोलते हुए रसोई में आई तो उसने देखा कि एक कढ़ाई में बहुत ही सारा तेल था जो कि हल्का गर्म था। ये तेल हल्का गर्म क्यों है? क्या माँ ने यहाँ कुछ फ्राई किया था? स्मेल तो चिकन की आ रही है। खैर, मुझे बस लग रहा होगा। रानी ने ऐसे ही ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने रसोई को साफ करके अपने लिए नाश्ता बना लिया। एक तरफ रानी घर में अकेली थी तो वहीं दूसरी तरफ उसका परिवार बाहर निकलकर खूब मस्ती कर रहा था। ये देखो रोहित, मेरे हाथ में ये फूल हैं, जरा मेरा इसके साथ फोटो ले लो। ये कितने शौकी हो रहे हैं, आज इनकी फोटो ही खत्म नहीं हो रहा है। शौकी होना भी चाहिए कभी कभी। चल अब तू फोटो ले। रानी का परिवार ऐसे ही मगन था कि तभी ये सब तो रानी के घर वाले, लेकिन रानी कहीं दिखाई नहीं दे रही। इनसे जाकर पूछती हूँ। नहीं, पता नहीं यहाँ और कौन कौन है। काम करती हूँ, रानी को ही फोन मिला देती हूँ। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? मैं हूँ तेरी सहेली राधा। अरे राधा, तू बोल, कैसे फोन किया? ये बता कि तू कहाँ है? यहाँ नए वाले सिटी पार्क में सभी लोग कैसे मजे कर रहे हैं और तू नहीं है। सिटी पार्क? कौन मजे कर रहा है? क्या बोल रही है तू राधा? अरे पागल, तेरी फैमिली, ये सभी यहाँ शहर के पास जो नया पार्क खुला है वहाँ एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा अच्छा खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तू भी आ जाती पिकनिक मनाने। तू तो कभी दिखाई भी नहीं देती अपने परिवार के साथ। क्या कहा? मेरा परिवार, वो भी पार्क में? तूने किसी और को देखा होगा राधा। वो लोग तो किसी की खैरियत के लिए गए हैं, किसी पार्क में पिकनिक मनाने को नहीं। ओ हेलो मैडम, तेरा ही परिवार है और काफी देर से ये लोग यहीं पर हैं। इनफैक्ट अगर ये कहें कि ये लोग हॉस्पिटल से यहाँ आए हैं तो यहाँ तो कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। अब तू बता मैडम, तू क्यों नहीं आई? ये क्या बात हुई? मतलब वो लोग मुझसे झूठ बोल कर गए कि वो किसी की खैरियत को जा रहे हैं, जबकि वो लोग बस मजे करने को निकले थे। अरे बोल, तुझे सांप सूंघ गया है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो बस मुझे मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही थी तो मैं इसीलिए नहीं गई। अच्छा तो ये बात है मैडम, तो पहले झूठ क्यों बोला कि माँ बाबा वहाँ गए हैं और बेकार में एक आदमी की तबीयत भी खराब करवा दी? हाँ वो बस कुछ नहीं। तू शुरू से ही बहुत कमजोर है, कुछ खा पी लिया कर। बचपन में बच्चे दूध नहीं पीते क्योंकि उन्हें पसंद नहीं होता है, वरना दूध की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है शरीर को, इसीलिए दूध पिया कर। चाहे से नाक बंद करके ही पीना पड़े, समझ आया ना तुझे? चल रखती हूँ, आराम कर। चल ठीक है। रानी की बात को सुनकर राधा ने फोन काट दिया, लेकिन रानी अब बेहद ही दुखी हो गई थी। मेरे घर वालों ने मुझसे झूठ बोला, वो भी बस इसलिए कि उन्हें मुझे अपने साथ लेकर ना जाना पड़े। मैं इतनी ज्यादा बोझ हो गई हूँ अपने परिवार के ऊपर कि अब वो मुझसे आलकस दिखाने लग गए हैं। रानी बेचारी ने खुद को कैसे कैसे संभाला। शाम को पूरा परिवार वापस आया तो कैसे हैं अब अंकल जी? मैंने तो ये भी आपसे नहीं पूछा कि किनकी तबीयत खराब हुई थी। हाँ, और तेरे लिए ये जानना भी जरूरी नहीं है कि किसकी तबीयत खराब हुई थी और किसकी नहीं, समझ आया? और जिन्हें हम देखने गए थे वो अब बिल्कुल ठीक है, बस इतना जान ले।
गंगा की बात को सुनकर रानी को दुख हुआ, क्योंकि वो जानती थी कि कोई बीमार नहीं था, बस उसे ना लेकर जाने की वजह से सभी ने उससे झूठ बोला था। रानी शांति से अपने कमरे में चली गई और ऐसे ही दिन गुजरने लगे। रानी काफी कमजोर थी, क्योंकि ना तो उसके घर वाले उसको कुछ खाने को दिया करते थे और ना ही उसका कोई घर में ख्याल रखता था। ऐसे ही एक दिन, हे भगवान, आज के दिन तो मेरा सर बहुत ही ज्यादा चकरा रहा है। ये चक्कर क्यों नहीं रुक रहे हैं? ऐसे में तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। याद आया, राधा ने जब फोन किया था तो उसने मुझे बोला था कि दूध पिया कर, दूध सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एक ग्लास दूध ही लेकर देख लेती हूँ, हो सकता है कि इससे चकराहट में कुछ राहत मिल जाए। रानी चक्कर में ही उठी और उसने दूध पीने का मन बनाया। अभी वो रात को बस अपने कमरे से निकली ही थी, तभी उसने बाहर कुछ ऐसा देखा जिससे कि उसकी आंखों को अपने देखे हुए पर यकीन ही नहीं हो पाया। सभी हॉल में बैठे हुए थे और ये ले विराट, ये पनीर खाओ। रोहित तू भी खा। सुनो मेरी बात, तुम इस घर के लड़के हो, तुम्हारे लिए हमेशा ही हम दोनों देवरानी जेठानी ये ताकत की चीजें घर में रखते ही हैं, तो इन्हें इसी वक्त रोजाना खा लिया करो। जब वो फालतू की सोने चली जाती है ना, तब तुम ये सब खाया करो। वो सब तो ठीक है चाची, लेकिन मैं आज अपने खाने के लिए पनीर के साथ साथ चिकन भी तो लाया था। मुझे चिकन चाहिए, उसको उबाला नहीं है क्या? ये रहा तेरा चिकन और ये लो दूध पियो। कैसे दुबका कर रखते हैं हम ये सारी चीजें बस तुम दोनों के लिए, कि कहीं वो फालतू बोझ ये सारा का सारा सामान ना देख ले। तुम तो ये चीजें खूब खाया करो। पूरा परिवार अपने हट्टे कट्टे बेटों को खिलाई पिलाई में लगा हुआ था, तो वहीं रानी को कमजोरी से चक्कर आ रहे थे। लेकिन ये मंजर देखकर रानी के सभी चक्कर रुक गए और अब उसकी आंखों में बस दर्द था। जिस परिवार में मुझे बस बोझ समझा जाए, वहाँ के लोगों के घर का खा पी कर मेरे अंदर क्या ही ताकत आएगी। तू भी पागल है रानी, जो दूध पीने को उठ गई। यहाँ बस सभी कुछ इन हट्टे कट्टे बेटों का है। तू तो लड़की है ना, इसीलिए तुझे यहाँ कुछ नहीं मिल सकता, अपनों का प्यार भी नहीं। रानी ऐसे ही उदास सी होकर अपने कमरे में सोने को चली गई। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, वो समझती थी कि उसे अपने ही परिवार में कैसे बोझ समझा जाता था। ऐसे सिलसिला जारी था और अब रानी की शादी का सिलसिला घर में उठ चुका था। रानी के लिए एक पंडित को रिश्ता ढूंढने को बोला गया था, जिसके बाद घर वालों को एक अच्छा अमीर घर का रिश्ता भी मिल गया और उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए रानी को उस घर में शादी पक्की कर दी। कुछ दिनों के बाद की ही शादी की डेट रखी गई थी। आज रानी की शादी हो चुकी थी। वो अपने ससुराल के दरवाजे पर गृह प्रवेश के लिए खड़ी हुई थी। पता नहीं मेरे घर वाले कैसे होंगे, कहीं ये भी मुझे कोई बोझ ही ना समझे, या हो भी सकता है कि ये मेरे घर वालों से अलग हो। बहू आजा, तेरी आरती तो हो गई है, अब तू घर के अंदर आजा, तेरा बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है माँ जी। रानी का खूब अच्छे से उसके घर में गृह प्रवेश हुआ और बहू मैं जानती हूँ कि तू थक रही होगी, लेकिन मैं अभी से ये नहीं कहूंगी कि तू अपने कमरे में जा और आराम कर, बल्कि मैं तुझसे ये बोलूंगी कि तू यहाँ बैठ। कितनी देर से तू खड़ी हुई है, तो तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए खाना मंगवा रही हूँ। पहले कुछ खाना पीना, उसके बाद कमरे में जाना। नहीं नहीं माँ जी, मुझे भूख नहीं लगी है, आप परेशान नहीं होइए, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। बहू तेरा ये कमजोर सा कांपता हुआ शरीर बता रहा है कि तुझे भूख लगी है या नहीं। मैंने देखा था तुझे, तेरे घर से कोई भी ससुराल आने से पहले खाना नहीं खिला पाया था, इसीलिए मैं तुझे खिला दूंगी। बच्चे, मेघा अपनी भाभी के खाने के लिए थाली सजा कर ला, और हाँ उसमें काजू बादाम अखरोट और किशमिश भी रख कर लाना, और एक गिलास दूध भी लाना। चल बहू तू बैठ जा, और हाँ खाने के मामले में ना बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए, इसीलिए तू भी नहीं शर्माना, ठीक है ना? ठीक है माँ जी। माँ जी तो मेरी कितनी परवाह दिखा रही हैं, लगता है कि मुझे अच्छा परिवार मिला है। रानी ऐसे ही खुद को पहली बार लकी महसूस कर रही थी। उसकी सास ने उसकी नंद से उसके लिए खाना लाने को बोला, जिसके बाद सुषमा रानी को अपने पास बिठाकर उसे खाना खिलाने को बैठ गई। ये ले बहू, बिल्कुल भी नहीं शर्माना और पेट भर कर खाना खा। आकर भाभी इतना छोटा मुंह खोलने से तो कुछ भी मुंह में नहीं जाएगा। बड़ा वाला आ करो, जिससे कि आपका पेट भी भर जाए और मुंह भी ऐसा खोखला सा नहीं। चल, नई नवेली दुल्हन शर्माती है ऐसे खाना वाना खाने में। खैर तुझे क्या पता होगा, जब तेरी शादी होगी ना और तू दूसरे घर जाएगी, तब तुझे पता चलेगा कि कैसा लगता है ससुराल आकर। अच्छा ऐसा क्या दीदी, और अगर मैं शादी करूँ ही ना तो? चुप कर, तुम दोनों जब देखो चिक 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 ही होती रहती है। अब तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम्हारी भाभी आई है? कम से कम इसके सामने तो ऐसी बातें नहीं करो ना। चल बेटा रानी, तू आकर और ये काजू बादाम खा ले, इससे एकदम से तेरी देही के अंदर जान आ जाएगी। सुषमा ने जैसे ही रानी को काजू किशमिश खिलाए तो उसकी आंखें बंद हो गईं और क्या हुआ बेटा, अच्छे नहीं लगे क्या काजू किशमिश? दूसरे मंगवाऊं क्या?
नहीं माँ जी, ये अच्छे नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। सच में ऐसी चीज तो मैंने आज तक नहीं खाई है। आज तक नहीं खाई? क्या मतलब बेटा? लगता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया। अरे नहीं नहीं माँ जी, मेरा मतलब ये है कि ये वाले बहुत अच्छे हैं। हमारे घर ऐसी क्वालिटी के नहीं आया करते थे काजू किशमिश। हो अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बहू, अब यहाँ तो तुझे यही सब खाने को मिलेगा। चल अब तू काफी थकी हुई लग रही है, तो तू जाकर आराम कर ले। बाकी की बातें और रस्में हम लोग कल करेंगे। सुषमा की बात को सुनकर रानी अपने कमरे में चली गई, लेकिन रानी की कमजोर सी हालत और उसकी बातों से परिवार वालों को उससे मिलकर काफी अजीब लगा था। बहू कुछ ज्यादा ही कमजोर नहीं लग रही थी? हाँ माँ, सही कहा आपने, वो काफी कमजोर लग रही थी। और साथ ही आपने ड्राई फ्रूट्स पर उनका रिएक्शन देखा था। इतना तो मिडिल क्लास घर से आई भी नहीं है वो, जितना कि उनको देखने से लगता है। देखिए, आजकल के दौर में भी जहाँ दुनिया इतने आगे को जा रही है, जमाने की सोच बहुत बहुत ज्यादा खराब भी है। जो आज भी यही सोच रखते हैं कि लड़कियां लड़कों से कम होती हैं, और बहू का घर बार हम लोगों को ऐसा ही लगा था, जहाँ बेटियों को बस बोझ समझा जाता है। बाबा, आपने ये तो एकदम सही कहा। मैंने पहले नहीं कहा क्योंकि इस घर का बड़ा मैं नहीं हूँ, लेकिन रानी के घर का माहौल मुझे भी बहुत ही ज्यादा छोटी सोच वाला ही लगा था। अब और पता नहीं कि वो लोग क्या सोचते हैं और कैसे होंगे। अब उसका बीता हुआ कल कैसा भी हो, अपनी बहू को मैं अपने घर में तो बहुत ही ज्यादा खुश रखूंगी, और ये मेरा वादा है। उसको मैंने खुशी से रखकर मोटा ना करवा दिया ना तो मेरा नाम भी सुषमा नहीं। रानी जानती भी नहीं थी कि उसके घर में वहां उसके कितने सारे हमदर्द थे। सभी ने ऐसी बातें की जिसके बाद वो सभी सोने के लिए चले गए। आज के दिन रानी की पहली रसोई की रस्म होनी थी। रानी सुबह सुबह जल्दी उठ गई और तैयार होकर वो नीचे पहुंची तो नमस्ते माँ जी और बाकी सबको। नमस्ते नमस्ते बहू, तू उठ गई? कैसी नींद आई? अच्छी नींद आई माँ जी। चल, हम लोगों को खुशी हुई कि तू ठीक से सो गई। जी चलिए माँ जी, अब भाभी उठ गई हैं और मुझे भी अब कुछ देर के बाद अपने ससुराल जाना है, तो आप एक काम कीजिए, आप भाभी की पहली रसोई अभी ही बनवा लीजिए। क्यों, ठीक रहेगा ना? अरे हाँ, पहली रसोई भी तो बनानी है। पता नहीं मैं अपनी पहली रसोई में कैसा खाना बनाऊंगी। जैसा भी बनाऊंगी बस सभी को अच्छा लग जाए। भाभी अपनी पहली रसोई बना रही हैं? अरे वाह! तो क्या भाभी आप मेरी पसंद का खाना भी बना दोगी? हाँ जरूर, क्यों नहीं, मैं बना दूंगी। ठीक है, तो मुझे खाने में चीला बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो मेरे लिए चीला। नहीं बहू, ऐसे अपनी पहली रसोई में ही ऑर्डर से खाना नहीं बनाएगी। तुम्हें अपनी भाभी के बारे में सोचना चाहिए ना कि आज उसकी पहली रसोई है, उसके लिए आज कोई आसान दिन नहीं है। बहू, जो तेरा दिल करे तू वो चीज बनाना, फर्क नहीं पड़ता कि कैसी बनेगी। धीरे धीरे तुझसे अगर खाना खराब भी बना तो भी बनाना आ जाएगा। सुषमा की बात को सुनकर रानी को बहुत ही ज्यादा हल्कापन सा महसूस हुआ और वो खुशी खुशी अपने नंद के साथ खाना बनाने को गई। दीदी, घर वालों को क्या खाना पसंद है आप मुझे बता दीजिए, मैं वही चीज बना दूंगी। हमारे घर में सभी को शाही पनीर खाना बड़ा ही पसंद है, और अब जब तुम अपनी पहली रसोई बना ही रही हो तो वो ऐसी तो बननी ही चाहिए जिससे कि सभी का मन खुश हो जाए। तो तुम शाही पनीर ही बनाओ, कैसे बनाना ये मैं बता दूंगी। मेघा की बात सुनकर रानी बस मुस्कुरा दी, जिसके बाद मेघा ने उसको बताना शुरू किया और रानी सभी कुछ बनाने लगी। कुछ ही देर के बाद रानी का खाना बनकर तैयार हो गया और उसने उसे टेबल पर लगा दिया। सभी लोग खाना खाने को आने लगे थे। क्या बात है, शाही पनीर! ओहो, लाओ भाई, आज तो बहुत सारा खाना खाया जाएगा। मजा ही आ जाएगा आज तो खाना खाने में। माँ बाबा, रानी सभी चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छे से बना रही थी। मुझे नहीं लगा था कि ये सब कुछ इतने अच्छे से बना लेगी। सच में आज तो रानी ने अपनी कला को आखिर दिखा ही दिया। बहुत ही बढ़िया रानी, चलो खाते हैं। नहीं अभी नहीं, ऐसे कैसे हम लोग खा सकते हैं कि बहू बस ऐसे ही खड़ी हुई है और हम लोग इसको खा लें? बोलो। ओहो, तो अब सास बहू का प्यार नजर आएगा। और नहीं तो क्या, मैं अपनी बहू से बेटी से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। बहू तू बैठ, तू हम सभी के साथ खाएगी। ऐसे नहीं कि पहले सभी खाएंगे फिर बहू खाएगी, समझ आया? बैठ जाओ रानी, ऐसी सास भी सभी को नहीं मिलती है। सभी का दिल सुषमा जैसा नहीं होता ना। आजा बहू। सुषमा ने रानी को अपने पास बिठाया, जिसके बाद उसने उसकी प्लेट में सभी से पहले खाना परोसा और सभी का खाना शुरू करने से पहले उसने उसके मुंह में खाने का निवाला दिया। माँ जी, अब आप लोग भी तो खाइए, मैंने चख लिया। बता तो दे कि कैसा बना है। वैसे तो अच्छा ही बना होगा तूने जो बनाया है। रानी को अपने परिवार में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसने खुशी खुशी खाना खाया, जिसके बाद सभी ने उसकी बहुत ज्यादा तारीफ की। रानी की जिंदगी उसके मायके के मुकाबले ससुराल में एकदम बदल चुकी थी। सभी लोग उसे वहां प्यार करते थे और जैसे रानी से मायके में हर एक चीज को छिपाया जाता था, वैसे ही ससुराल में ऐसा कुछ नहीं था।
ससुराल में उसको हर एक चीज को दिखाया जाता था और ससुराल में उसे वो प्यार मिल रहा था जिसकी वो हकदार थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन पूरे परिवार का बाहर घूमने जाने का मन था। माँ बाबा चलिए, बहुत ही दिन हो गए हैं, आज मेरे काम की छुट्टी भी है तो चलिए घूमने को चलते हैं। घूमने जाना है, लेकिन कहाँ? ये तो आप ही बता सकते हैं कि हमें कहाँ घूमने जाना चाहिए। बहू से पूछते हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए। वैसे भी वो हमारे घर की नई मेंबर है, तो जहाँ उसका मन होगा हम लोग वहीं पर ही घूमने को चलेंगे। ठीक है बाबा, तो बताओ रानी की हम कहाँ घूमने को जाएं? क्या कहा? मैं बताऊं? लेकिन भाभी, बाहर घूमना किसको बुरा लगता है, बता दो ना कहाँ जाने का मन है, मजा आएगा। अच्छा ठीक है, अगर आप लोग मुझसे पूछ ही रहे हैं तो मेरा हमेशा से मन था कि मैं कभी किसी अच्छे से मॉल को घूमूं, तो चलिए हम मॉल घूमने को चलते हैं। अरे वाह, मॉल! मॉल तो मेरी भी पसंद की जगह है, तो चलिए हम सभी मॉल घूमने को चलते हैं। तो ठीक है, सभी तैयार हो जाओ, हम सभी 1 घंटे में निकल रहे हैं। अनुज की बात को सुनकर सभी लोग तैयार होने को चले गए। कुछ ही देर के बाद वो तैयार होकर आ गए, जिसके बाद वो सभी मॉल घूमने को निकले। और अरे वाह, ये मॉल कितना बड़ा है, कितना अच्छा लग रहा है ये नजारा देखने में। भाभी, आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे कि आपने मॉल पहली बार देखा है। समझो कि पहली बार ही देखा है। बहू, अगर कोई चीज अच्छी लगे ना तो बता देना, मैं दिलवा दूंगी। अच्छा माँ जी। भाभी चलो ना, इस मॉल को साथ साथ घूमते हैं, सब कुछ कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। दोनों नंद भाभी ने साथ साथ मॉल को घूमा और चीजें उन्हें अच्छी लगी वो तो उन्होंने खरीद भी ली। रानी की जिंदगी के ये अभी तक के सबसे अच्छे पल थे। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन रानी का जन्मदिन था, जिसका रानी को खुद को ही ध्यान नहीं था। वो सुबह को नॉर्मल ही उठी और उसने देखा कि उसकी नंद मेघा आई हुई थी। उठ गई भाभी जी, हो गई नींद पूरी? हाँ ननद जी, ये बताइए कि आपका कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, वो तो एक सरप्राइज है। मेघा ने रानी को नहीं बताया। कुछ ही देर के बाद पूरा परिवार रानी को तैयार करके अपनी गाड़ी में लेकर निकल आया। आज कैसे सभी का मन बन गया बाहर घूमने का, ना कोई बात हुई ना ही कुछ। और हम लोग जा कहाँ रहे हैं? भाभी जी बस बैठी रहिए, अभी कुछ देर के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि हम लोग आखिर जा कहाँ रहे हैं। रानी बस कंफ्यूज सी बैठी हुई थी। कुछ ही देर के बाद वो सभी एक बहुत ही बड़े और आलीशान कैफे के पास जाकर रुक गई, जहाँ पर अरे वाह, कितना बड़ा और अच्छा कैफे है, हम यहाँ जा रहे हैं। हाँ, हम सब यहीं जा रहे हैं, अब आओ भाभी। मेघा ऐसे बोलकर रानी को कैफे के अंदर ले आई, जिसके बाद वो उसे ऊपर की मंजिल पर ले गई, जहां जाते ही रानी की आंखें फट गईं। रानी के जन्मदिन के लिए उसके परिवार वालों ने उस कैफे को रेंट पर लिया था और उन्होंने उस जगह को खास रानी के लिए सजवाया। उन्होंने वहां फूलों से रानी का नाम और उसका जन्मदिन लिखाया हुआ था और वहां उसके जन्म की तारीख भी थी। ये सब हैप्पी बर्थडे, ये सब मेरे लिए? क्या सच में आप सभी ने इंतजाम मेरे लिए करवाए हैं? और नहीं तो क्या, यहाँ सारी खाने की तुम्हारी पसंद की चीजें हैं। साथ ही हम लोगों ने ये जगह भी तुम्हारी पसंद के हिसाब से ही रेंट की है। शादी के बाद का पहला जन्मदिन तुम्हारे लिए यादगार रहने वाला है रानी। रानी अनुज की बात को सुनकर इमोशनल हो गई। सुषमा ने उसे पकड़ा और उसको अपने साथ टेबल पर बिठाया। आसपास खूब वेटर खड़े हुए थे, जिन्होंने रानी का केक लाकर रखा और रानी ने केक को काटा। आज तक कभी किसी ने मेरा जन्मदिन नहीं मनाया। सच में आज मुझे लग रहा है कि मैं भी कुछ हूँ किसी के लिए। सच में शुक्रिया माँ जी और बाकी सब। बहू तो कुछ नहीं, बहुत कुछ है हम सभी के लिए। तू हमारे घर की लक्ष्मी है। चल अब तू ये केक खा। सभी ने खुशी खुशी केक को काटा और एक दूसरे को खिलाया, जिसके बाद उन्होंने रानी की पसंद के भी पकवान खाए और कुछ इस तरह से खुशी खुशी रानी का ससुराल का पहला जन्मदिन गुजरा। अब रानी की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर चुकी थी और वो बहुत ही ज्यादा खुश रहती थी।